पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, समावेशी शिक्षा की कौन सी एक विशेषता नहीं है। सोच समझ कर बताना, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सबका जवाब एक ही है, बहुत बढ़िया। समावेशी शिक्षा सतत है, ये तो है, ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक प्रोसेस है कि हमें ऐसे शिक्षा देगी। तो ये तो आपकी सही बात हो गई कि ये कोई उत्पाद नहीं है, ये तो सही। ये केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, यही गलत है। हर बच्चे को समावेशी शिक्षा क्या बात करती है, हर बच्चा है ना, हर बच्चा शिक्षा का अवसर प्राप्त कर सके, हर बच्चा शिक्षा का क्या प्राप्त कर सके, शिक्षा का समान अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है ना, अवसर प्राप्त कर सके। तो केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चे के लिए। तभी तो हम यूडीएल की बात करते हैं, तभी तो हम किसकी बात करते हैं, हर बच्चा आ सके, यूनिवर्सल। तभी तो हम समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो आप कहोगे यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिक अभिकल्प, है ना, अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प की हम बात करते हैं। अधिगम का कैसा अभिकल्प, तो आप कहेंगे अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प, यानी हर बच्चा क्लास में सीख सके, ऐसा आपको क्या बनाना है, डिजाइन, ठीक है ना। यूडीएल की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, टीचर मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ाएगा, क्या होंगे, मल्टीपल वेज होंगे रिप्रेजेंट करने की, अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के मल्टीपल वेज होंगे। दूसरा, मल्टीपल वेज होगा बच्चे को संलग्न करने के लिए, एक्टिविटीज कराएगा टीचर, इंगेजमेंट, वो वाली एंगेजमेंट मत समझ लेना। फिर तीसरा, मल्टीपल वेज होंगे किसके, मल्टीपल वेज होंगे किसके, रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंगेजमेंट हो गया। तीसरा, मल्टीपल वेज होंगे किसके, तो मल्टीपल वेज होंगे एक्शन एंड एक्सप्रेशन। बच्चे ने क्या सीखा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए। तो बच्चे ने क्या सीखा गुड्डा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए, है ना, उसकी संलग्नता के लिए, कि हर बच्चा शामिल हो सके। और टीचर जो टॉपिक पढ़ाएगा उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए वो कोई एक तरीका नहीं अपनाएगा। तो यही गलत बात है कि आप कह रहे हो कि ये केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में मदद करती है। ये हर बच्चे के सीखने में मदद करती है। क्या करती है, हर बच्चे के सीखने में मदद करती है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो भैया क्या कहते हैं, फ्लेंडर की अंतःक्रिया, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, है ना, क्या कहेंगे, कैटेगरी प्रणाली है। तो कैटेगरी सिस्टम जिसे आप बोलते हो, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेंडर नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया कि क्लासरूम में अंतःक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उसने कहा, फ्लेंडर ने कहा कि भैया 10 प्रकार की अंतःक्रिया है ना, 10 कथन होते हैं, कुल मिलाकर 10 बार अंतःक्रिया होती है। कितनी बार, तो कहा 10 बार अंतःक्रिया होती है। कहा कि भैया टीचर कथन कितनी बार आता है, बोले 7 बार तो गुरुजी बोलते रहते हैं। छात्र कथन केवल 2 बार, एक बार गुरुजी से प्रश्न पूछने के लिए, एक बार गुरुजी के प्रश्न का जवाब देने के लिए। और बोले अभिभावक को बोलने का आजादी नहीं है, पेरेंट्स क्या बोलने आएगा, टीचर और बच्चे के बीच में बात हो रही, पेरेंट्स क्या बोलने आएगा, अभिभावक कथन नहीं है। और एक होता है मौन, तो 7, 2 यानी 9 और 1 10, तो 10 तरीके की अंतःक्रिया के बारे में बात की है, जिसमें 7 बार तो टीचर ही बोलता है, 2 बार बच्चा बोलता है, एक बार जब गुरुजी प्रश्न पूछे, दूसरा जब उसको पूछना हो, और एक बार मौन हो जाता है जब गुरुजी डांट देते हैं या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो किसी को न आए। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। आपसे पूछ रहे हैं कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई, संभाषण यानी कि आपसे पूछ रहे हैं स्पीच, जब आप कर रहे हैं स्पीच भाषण, है ना, यानी भाषा की बात आ रही है, अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है, अर्थ मीनिंगफुल होनी चाहिए, तो क्या कहोगे, रूपग्राम कहोगे। क्या कहोगे, रूपग्राम। ध्वनिग्राम क्या है, भाषा की सबसे छोटी लेकिन मीनिंगलेस इकाई, भाषा की सबसे छोटी, क्योंकि साउंड है आ ई उ ए ऐ, इसका क्या लॉजिक है भैया, जब तक इसके अंदर कोई वर्ण ना हो। तो भाषा की सबसे छोटी क्या है, मीनिंगलेस इकाई है, मीनिंगलेस इकाई हम इसको
बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी मीनिंग। और आपसे पूछा अर्थ की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन स्पीच। स्पीच यानी भाषण में, बातचीत में मीनिंगफुल यूनिट सबसे छोटी कौन सी है, जिसमें कोई पूरा एक शब्द है जिसका मतलब है राम, पढ़ाई, आ जाओ, इसका मतलब है ना। तो फिर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रूपग्राम, मॉर्फेम कहेंगे। आगे बढ़े। हम करके सीखते हैं, किसने कहा, हमेशा याद रखना सिम्पसन, है ना। गूगल के भरोसे मत रहना, डॉक्टर मेस ने कहा, नहीं, सिम्पसन का। हम करके सीखते हैं, किसने कहा, सिम्पसन ने कहा। किसने कहा, सिम्पसन ने कहा। मेस मत लगाना प्लीज, है ना। गूगल पे भी आप इसको मेस देखते हो, लेकिन मेस मत लगाना। हम करके सीखते हैं, सिम्पसन ने कहा। सिंपल सी बात है, हम करके सीखते हैं। आगे बढ़े। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, कौन सा टीचिंग का स्तर नहीं है। तो भैया टीचिंग के 3 स्तर बताए गए। स्मृति, अब समझ रहे हो ना, अब तो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं ना। अब तुमसे टीचिंग के स्तर पूछ रही हैं नाम से, ठीक है ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। टीचिंग का स्तर, स्मृति स्तर, हर बात स्मृति की नहीं होती, हर बात याद करने की नहीं होती, ठीक। तो हर्बर्ट ने दिया स्मृति की पंचपदी। बोध, हर माँ को लगता है मॉरिसन कि मेरा बेटा सब बोध अंडरस्टैंड करता है ना, तो मॉरिसन ने दिया। चिंतनशील स्तर किसने दिया, शिक्षण का स्तर पूछे तो हंट ने। और जब पूछे आपसे चिंतनशील सोच की बात किसकी, जब आपसे पूछे चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कौन करते हैं, तो जवाब क्या होगा, भैया चिंतन शिक्षण स्तर की बात हंट करता है। कल ही बताया था, चिंतनशील सोच, प्रगतिशील सोच, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक सोच, बच्चा एक्टिवली सीखे। यस, कौन करते हैं, ये बात करते हैं जॉन डीवी, जिन्हें हम प्रयोजनवाद के जनक कहते हैं, है ना। और याद रखना, जो आपका प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो बताना कि भैया देखिए दीदी, प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं, जॉन डीवी के। तो प्रयोजन विधि किस विचारधारा पर डिपेंड करती है, तो प्रयोजन विधि किस विचारधारा पर आधारित, तो जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक। और जॉन डीवी किससे बिलोंग करते हैं, जॉन डीवी प्रयोजनवाद से बिलोंग करते हैं, प्रयोजनवाद से रिलेट करते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट विधि प्रैग्मेटिक्स यानी जो सीख रहे हो उसका प्रैक्टिकल उपयोग करने के लिए बिलीव करती है, करके सीखना, तो प्रयोजनवाद से। तो इसमें क्या नहीं है, वर्णन नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो देखो, शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई पीडब्ल्यू जैक्सन। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं बताई, तो आप कहोगे दीदी शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई, किसने बताई बेटा जी, तो पीडब्ल्यू जैक्सन। किसने बताई, पीडब्ल्यू जैक्सन ने बताई। क्या कहोगे गुड्डा, पीडब्ल्यू जैक्सन ने बताई। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या है, 3 अवस्थाएं पीडब्ल्यू जैक्सन ने बताई। पहली बताई उन्होंने कौन सी, पहली उन्होंने बताई पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक यानी कि इसमें टीचर प्लानिंग करता है। फिर बताई दूसरी अंतःक्रियात्मक, जिसमें टीचर बच्चे को पढ़ाता है, जो प्लानिंग की थी उसका उपयोग करता है। और तीसरी होती है जिसको हम कहते हैं पश्य क्रियात्मक, यानी इसमें टीचर क्या देखता है कि कितना बच्चा सीख गया, तो मूल्यांकन करता है। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था यानी जिसमें टीचर पढ़ा रहा है। अंतःक्रिया कब होगी, टीचिंग के अंदर, जब टीचर पढ़ाएगा, बच्चा क्लास में होगा। स्लेंडर ने भी अपनी इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में, स्लेंडर ने अपनी अंतःक्रियात्मक विश्लेषण प्रणाली में यही तो कहा कि अंतःक्रिया होती है क्लासरूम के अंदर। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मेन काम क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, बच्चे की कमी ढूंढना, परसेप्शन करना, यानी बच्चे के जो भी अनुभव होंगे उनको, संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। क्या रहेगा, क्या रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। मेन काम आपको क्या लगता है, मेन काम आपको क्या लगता है, मेन काम क्या रहता है, निदान भी तो करता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, रचनात्मक आकलन होता है गुड्डा। जो ए बता रहा है, मेरी एक बात, जो बच्चा ए बता रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, यानी टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा रिएक्ट कर रहा है। अरे भाई, बच्चे की कमियों को क्लासरूम में सीसीई की बात करते हो, आप किसकी बात करते हो, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हो। और क्या कहते हो कि मूल्यांकन सतत है, व्यापक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी क्लासरूम के अंदर ही टीचिंग और लर्निंग लगातार हो रही है, और बच्चे की कमियां टीचर पता लगाकर लगातार सुधार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, निदान भी तो होगा, फिर प्रत्यक्षीकरण भी होगा, यानी बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जो महसूस कर रहा है उसको, मतलब संवेदना को अर्थ दे रहा है, तो प्रत्यक्षीकरण सब होगा।
क्या होगा? उपयुक्त सभी। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, इसका जवाब देना है। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता आती है। देखो भैया, बाल्यावस्था में बच्चे की जो ग्रोथ होती है, शारीरिक वृद्धि जो होती है, उसमें स्थिरता आती है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, ये विशेषता है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा की कमी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? जिज्ञासा में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ोतरी होती है। ठीक है ना? तो कमी ये गलत था, तो हमने इसको लगा दिया। बाकी बच्चा ग्रुप में खेलता है, सामूहिकता की भावना आती है, क्योंकि आपको पता ही है बाल्यावस्था गैंग एज बोलते हो आप इसको, क्या बोलते हो? गैंग टोली की अवस्था बोलते हो, गैंग टोली एज आप इसको बोलते हो, है ना? बाकी फिजिकल ग्रोथ में स्थिरता आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव तो आ ही जाता, बड़ा इतना बड़ा थोड़ी ना रहा। कौन सा क्रिएटिविटी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा? जो ग्राहम वॉल्स हैं, जी वॉल्स हैं, ग्राहम वॉल्स, तो जो अपने ग्राहम वॉल्स हैं, जो अपने ग्राहम वॉल्स हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में 4 बताए, तत्व बताए, एक तरीके से चरण बताए, है ना? क्या बताए? क्रिएटिविटी के 4 चरण बताए ग्राहम वॉल्स ने। यही पूछ लिया आपसे कि किसने बताए, तो ये बताना ग्राहम वॉल्स। और प्रवाहिता, है ना, यानी फ्लुएंसी, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, ये किसने बताए? वो बताए टॉरेंस। वो क्रिएटिविटी के 4 तत्व हैं, ये चरण हैं, स्टेजेस। तो ग्राहम वॉल्स ने कहा कि देखो भैया, क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे उनका दिमाग काम करता है। तो बोले जैसे कोई प्रॉब्लम आई सामने, तो सबसे पहला काम, स्टेप क्या करते हैं कि वो प्रिपरेशन करते हैं, आयोजन करते हैं, तैयारी करते हैं, यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना। क्या कहेंगे इसको? कि भैया प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्या कहेंगे गुड्डा? प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या इकट्ठा करना? प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना। प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना। फिर क्या आती है दूसरी स्टेज? इंक्यूबेशन। सोच सोच के दिमाग थक गया, तो ये इंक्यूबेशन वो स्टेज है कि आप चेतन रूप से सोचना आपने बंद कर दिया। चेतन रूप से आपने क्या कर दिया? सोचना बंद, लेकिन अचेतन दिमाग आपका अभी भी सोच रहा है उस पर। चेतन रूप से सोचना बंद, अचेतन दिमाग अभी भी सोच रहा है। अचेतन दिमाग क्या कर रहा है? अचेतन दिमाग अभी भी क्या कर रहा है? तो आप कहोगे अभी भी सोच रहा है। अचेतन दिमाग अभी भी क्या कर रहा है? सोच रहा है। ठीक। फिर तीसरी स्टेज होती है बेटा प्रबोधन। अचानक से सॉल्यूशन, है ना? अचानक से सॉल्यूशन सूझना, अचानक से सॉल्यूशन सूझना, ठीक है ना? और अंत में चौथा होता है, जिसको आप करते हो प्रमाणीकरण, कि यार ये सॉल्यूशन ठीक भी है या हमने गड़बड़ सॉल्यूशन सूझ गया। तो इसमें मोटिवेशन कहीं से कोई 1 से लेकर लाख तक चरण नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है बताएंगे? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। बहुत सोच समझ कर बताना। वृद्धि और विकास का पहला चरण कौन सा है? बहुत बढ़िया। हाँ, शुरुआत जो हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं बेटा जी? शुरुआत जो होती है वो शारीरिक विकास की, है ना? तो इन सब में प्रथम चरण ना हम शारीरिक विकास कि पहले बच्चे का ना फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, समाज से नमस्ते करनी है ये नहीं आता, नैतिक विकास नहीं आता, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं। अभी क्या होता है? इन सब में ये होता है। सीखना एक तरीके के व्यवहार का क्या है? संशोधन, बचाव, विस्तार या प्रसार। तो सीखना क्या है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या कहेंगे? सीखना क्या कहलाएगा? संशोधन कहलाएगा। सीखना क्या हो जाएगा? व्यवहार में संशोधन होगा। यानी पहले जो आप हरकतें कर रहे होंगे वो हरकतें आप करना क्या कर देते हो? बंद कर देते हो।